नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम आपके अभी चले हुए हैं। तो एग्ज़ाम में ना बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं बार बार। तो अभी तक जो 14 में, 15 में, 16 में, 17 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन एग्ज़ाम्स में जो मेरा रिव्यू आया है, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने गए थे, तो उनसे मैंने पूछा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वीडियो सेटअप आपके लिए रेडी किया है। तो अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में या फिर अभी नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। कृपया इस वीडियो को आप पूरी देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप वीडियो को आपने लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और एक बेल आइकन का बटन होता है, घंटी का बटन होता है, प्लीज़ घंटी बटन को जरूर दबाने की कोशिश करें। समझ रहे भाई? चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टॉपिक देखिए क्या क्या पूछे जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री से अभी तक का जो मेरे पास डेटा आया उसमें बताया गया है कि मगध डायनेस्टी और जैन और बौद्ध धर्म से पूछा जा रहा है। मिडिवल हिस्ट्री में जो है विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, बहमनी किंगडम, और जो आपके ट्रेवलर्स आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेवलर्स के बारे में पूछा जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट एंड इंडिविजुअल मूवमेंट, ठीक है। पॉलिटी में क्या क्या पूछ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछ रहे हैं, फेमस आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं, बजट के बारे में पूछ रहे हैं, गवर्नर के जो आर्टिकल्स हैं, राज्यपाल होता है राज्य का, उसके बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी। गेम्स को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एशियन गेम्स और स्पोर्ट टूर्नामेंट्स जो होते हैं हमारे, जो बैडमिंटन के होते हैं, टेनिस होते हैं, उसके बारे में। ज्योग्राफी में टाइप ऑफ रॉक आ रहा है, माउंटेन आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, सॉइल आ रहा है, फेमस रिवर आ रही है और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है। इकोनॉमी में क्या क्या पूछ रहा है भाई, बैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद में जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। 5 ईयर प्लान क्या है, सेंसस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और एलपीजी रिफॉर्म्स। वहीं मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में आपका 2022-2023 के अंदर जो बुक एंड ऑथर्स हैं उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। और कल्चर में भाई आपका फेस्टिवल्स आ रहे हैं, डांस आ रहे हैं, जो आपके स्टेट वाइज भी डांस होते हैं उस चीज़ से रिलेटेड आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मगध, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, मगध पढ़ेंगे, इसके बाद जैनिज्म पढ़ेंगे और बुद्धिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। मगध भी कोई छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है, ठीक है। मगध एम्पायर जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज आई हैं। तो सबसे पहले डायनेस्टी आई इसकी हरियंग डायनेस्टी। सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी आई, हरियंग का ही। हरियंग के बाद में कौन आया भाई, शिशुनाग आए। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद में आई नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बाद में आई सुंग डायनेस्टी, ठीक है। नंद डायनेस्टी के बाद में नंद डायनेस्टी के बाद में आते हैं मौर्य, और मौर्य के बाद में आते हैं सुंग। तो ये कुछ डायनेस्टी चल रही है, और सुंग के बाद में लास्ट आते हैं कनव, और उसके बाद में डायनेस्टीज का जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखना होगा कि नंद डायनेस्टी जो हरियंग डायनेस्टीज के फाउंडर कौन है, बिंबिसार, और दूसरे फेमस राजा अजातशत्रु, जिसके समय में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फिर शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनाग, और उसके बाद में कालाशोक, जिसके समय में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और तीसरे थे नंद डायनेस्टीज में महापद्मानंद, और महापद्मानंद के बाद में धनानंद, और धनानंद की डेथ के बाद में स्टार्टिंग होती है मौर्य डायनेस्टी की। और मौर्य डायनेस्टी में फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। फाउंडर कौन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है। और इसके अलावा इस फेमस जो राजा हुए मौर्य डायनेस्टी में वो अशोका द ग्रेट हुए हैं, है ना। फिर पुष्यमित्र सुंग आ जाते हैं सुंगा डायनेस्टी के बाद में, और फिर इसके बाद कनव आ जाती है। तो डायनेस्टीज ऐसे आपको याद रखनी है, बस ज़्यादा कुछ चीज़ें इतना करना नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म की। तो सबसे पहले हमारे पास में जैन धर्म आता है, तो हम जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो महावीर स्वामी का जन्म की बात हो रही है यहाँ पर। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में होता है, और इनकी डेथ कब होती है, 468 बीसी में पावापुरी। कितनी साल की उम्र में इनकी डेथ होती है, 72 साल की उम्र में। महावीर स्वामी जी के माता और पिता, तो पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। त्रिशला जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी। इसके बाद में यशोदा जो है इनकी वाइफ थी भाई, नहीं। इसके बाद में इनकी डॉटर की बात करें तो डॉटर का नाम था प्रियदर्शनी, और
इनकी बेटी की जिससे शादी हुई थी, इनके जो जमाई थे उनका नाम था जमाली, और जमाली ही इनके फर्स्ट डिसिपल या पहले फॉलोवर भी बने, पहले शिष्य भी यही बने थे जमाली, महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी जो है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कब हुई थी? 42 साल की उम्र में। तो 42 साल की उम्र में जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जिना कहलाए। क्या कहलाए भाई? जिना। और इनको मानने वाले क्या कहलाए? जैन। इनको मानने वाले जैन, और जो धर्म इन्होंने चलाया वो कहलाया जैनिज्म। तो जिना किसको बोलते हैं? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को मानने वालों को क्या बोलते हैं? जैन बोलते हैं। और महावीर स्वामी ने जिस धर्म का फैलाव किया उसको क्या बोलते हैं? जैनिज्म बोलते हैं। ठीक है भाई। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42 साल की उम्र में। महावीर स्वामी ने घर कब छोड़ा? 30 साल की उम्र में। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो त्रिजुपल्लिका नदी के तट पर हुई। ठीक है भाई। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न का एक कंसेप्ट चलता है, त्रिरत्न वाला कंसेप्ट। तो कंसेप्ट देख लीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो एक त्रिरत्न है, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, तो आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जैन धर्म में जो ना कर्मवाद को प्रायोरिटी दी गई है, इसमें धर्मवाद को इतनी नहीं दी गई है। इसके अलावा जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत है, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, अपरिग्रह है और लास्ट है ब्रह्मचर्य। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 हैं ये तो दिए थे पारसनाथ ने, और आखिर का जो ब्रह्मचर्य ये दिया था महावीर स्वामी जी ने। नेक्स्ट है आपका शादवाद, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है, और संलेखना, ये 2 मेथड हैं जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। इसके बाद में जैनिज्म में जो है ना, हिंदू धर्म के जो देवता हैं उनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट किया गया है, पर उसको किससे नीचे रखा है? उसको जिन से नीचे रखा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को प्रोहिबिट किया गया है, एग्रीकल्चर करना मना है जैन धर्म के अंदर। इसके बाद में जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महावीर जो है उन्होंने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं। तो जैनिज्म की भाषा क्या हुई? प्राकृत हुई, है ना। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद, अश्वघोष, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद, अमोघवर्षा और खारवेल के जो रूलर थे, उन्होंने जैन धर्म को क्या करा है? प्रोटेक्ट करने का काम किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? आंसर आएगा जैन धर्म। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति काफी फेमस है, जैन धर्म से रिलेटेड है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर है? श्रावण बेलगोला के अंदर। इसके बाद में जैन साहित्य को क्या बोलते हैं भाई? आगम बोला जाता है। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं, और ये अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके बाद में एक फेमस मॉन्क हुआ करते थे भद्रबाहु, जिन्होंने बुक लिखी है कल्पसूत्र। ठीक है। कल्पसूत्र की रचना किस में करिए? संस्कृत में करिए। तो कल्पसूत्र के लेके बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके अलावा भगवती सूत्र जो है, ये भी एक फेमस बुक है, जिसके अंदर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपद जो है मगध, चेटी, काशी, अवंती, गांधार, अस्माका, ये सारे। इसके बाद में भगवती सूत्र, ये तो हो गया है हमारा। इसके बाद में महावीर का जो सिंबल था वो क्या था भाई? लायन था। सिंबल्स को लेके बहुत बार क्वेश्चन होते हैं, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद में 23वें तीर्थंकर जो है पारसनाथ, ये कहाँ से थे? ये वाराणसी थे। महावीर का पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर ने अपना पहला उपदेश पावापुर में दिया। जैन धर्म के टेम्पल्स की बात करें तो जैन धर्म में 2 टेम्पल काफी फेमस है। एक तो गिरनार जो कि राजस्थान गुजरात के अंदर है, एक है दिलवाड़ा जो कि राजस्थान के अंदर है। तो 2 टेम्पल आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड एंड सोल, यानी बौद्ध धर्म जो है ना तो भगवान को मानता है, नहीं आत्मा की प्रेजेंस को स्वीकार करता है, पर जैन धर्म मानता है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक जो हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। और ये सारे के सारे किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। इसके बाद में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ। डेथ कब हुई? 483 बीसी में। कहाँ पर हुई? कुशीनारा में। मदर और फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी। इनकी वाइफ की बात करें और इनका बेटा, तो वाइफ थी यशोधरा और बेटे का नाम था राहुल। और रिटायरमेंट इन्होंने कब लिया? संन्यास कब लिया? तो 29 साल की उम्र में लिया। और जब इन्होंने संन्यास लिया तो इसको, उस घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और निर्वाणा यानी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई इनको? तो 35 साल की उम्र में हुई। और कहाँ पर हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, अंडर दी बोधि ट्री। पहला उपदेश कहाँ दिया भाई इन्होंने? सारनाथ में दिया। इसके बाद में बुद्धा डिसिपल्स,
यानी बुद्ध के शिष्य कौन कौन से थे? पर सारिपुत्र थे, आनंद थे, कसापा थे, उपाली थे, मोगलन्ना थे। ये फेमस इनके डिसिपल रहे हैं, याद रखिएगा। फिर त्रिरत्न यहाँ भी आ गए, त्रिरत्न वहाँ भी था, यहाँ भी आ गया, पर यहाँ त्रिरत्न वहाँ से अलग है। यहाँ त्रिरत्न में है बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है भाई। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध बिलोंग टू द क्षत्रिय। गौतम बुद्ध किस जाति से, किस वर्ण क्रम में आते थे? तो ये क्षत्रिय वर्ण क्रम में आया करते थे। ठीक है। और ये शाक्य वंश से रिलेटेड थे। गौतम बुद्ध के टीचर कौन थे? अलार कलाम थे। टीचर कौन थे भाई? अलार कलाम थे। फिर गौतम बुद्ध को मैत्रेय और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जब गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था, तो उस वाली घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। एक लेडी थी प्रजापति गौतमी। तो जब गौतम बुद्ध की जो माता जी होती है, माया देवी, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी होती है, गौतम बुद्ध का लालन पालन करती है, नर्चर करती है, और इसी के कारण सिद्धार्थ का नाम जो है गौतम पड़ता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इवेंट है, उनके कुछ साइन है, जैसे कि उनका जन्म से रिलेटेड सांड और कमल। इसके बाद में रिलिंक्विशमेंट यानी गृह त्याग यानी घोड़ा। नॉलेज यानी केवल जब मिले हैं, तो उनको उसका सिंबल क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष। और जो डेथ हुई है, डेथ का सिंबल क्या है? स्तूप। ठीक है भाई। तो ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। मिडिवल हिस्ट्री देख लेते हैं आपका, मिडिवल में क्या क्या पूछ रहे हैं। तो मिडिवल में दिल्ली सल्तनत के बारे में आया। तो दिल्ली सल्तनत एक बार में आपको याद होनी चाहिए। दिल्ली सल्तनत में स्टार्टिंग में तो आपको राजपूत किंगडम्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें तोमर मिलेंगे, चौहान मिलेंगे आपको। इसके बाद में तुर्किश रूलर्स आ जाते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, जिसमें हम गुलाम वंश जिसको हम बोल देते हैं। तो 1206 से 1290 तक कौन होते हैं भाई? गुलाम वंश होते हैं, है ना। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, इल्तुतमिश आ जाता है, रजिया सुल्तान आ जाती है, और गयासुद्दीन बलबन आ जाता है। इसके बाद में खिलजी डायनेस्टी आती है 1290 से 1320 तक, और इसके जो रूलर होते हैं वो कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 72 ईयर्स की एज में दिल्ली के सुल्तान बने थे। सबसे उम्र दराज सुल्तान यही बने थे। खिलजी में दो रूलर काफी फेमस रहे हैं, एक तो जलालुद्दीन खिलजी जो कि फाउंडर रहे हैं, और दूसरे अलाउद्दीन खिलजी, जिसको भारत का सिकंदर भी बोला जाता है। इसके बाद में तुगलक डायनेस्टी जो है, तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, ये तीन काफी फेमस रूलर रहे हैं। और गियासुद्दीन तुगलक जो हैं ये फाउंडर भी रहे हैं। ठीक है, ये कौन है? फाउंडर है। फिर सैयद डायनेस्टी आती है, खिजर खान, और लास्ट आती है लोधी डायनेस्टी। तो ये गिनी चुनी डायनेस्टीज हैं। तो प्लीज ये डायनेस्टी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अंदर डीप में मत जाइएगा। इनके फाउंडर्स, इनके फेमस रूलर जो हैं वो याद कर लीजिए, और कब से कब तक इनका रूलिंग एरिया टाइम था वो याद कर लीजिए। फिर विजयनगर साम्राज्य को देख लेते हैं। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य ना साउथ इंडिया में हुआ करता था, कर्नाटक वाले रीजन में, समझ रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में आपको 4 अलग अलग तरीके की डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो फाउंडर डायनेस्टी है उसका नाम है संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी का जो समय है वो 1336 से लेके 1485 के आस तक रहता है। फिर आती है आपकी सुलुभ डायनेस्टी। कौन सी आती है? सुलुभ। सुलुभ के बाद में आते हैं तुलुभ, और तुलुभ के बाद में आते हैं अराविडू। तो 4 डायनेस्टीज संगम एम्पायर, जो आपका विजयनगर एम्पायर था, उस पर शासन करती है। विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो हरिहर और बुक्का, 2 भाई हुआ करते थे, जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप बताएंगे तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उस नदी के किनारे इसको बसाया गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एक वंश हुआ करता था तुलु वंश, आपने देखा होगा यहाँ पर तुलु वंश तीसरे नंबर का वंश आ रहा है। तो ये तो डायनेस्टी थे ना, इसी के काफी फेमस रूलर हुआ करते थे कृष्ण देव राय। कौन हुआ करते थे? कृष्ण देव राय, जिनका समय 1509 से 1529 तक रहा है। तो एग्जाम में ना कभी कभी कंटेम्प्रेरी चीजें पूछी जाती है कि जब कृष्ण देव राय नीचे शासन कर रहे थे 1529, 27, 28 के आसपास, तब उस समय ऊपर नॉर्थ में दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? तो आंसर आएगा बाबर। बाबर जो है कृष्ण देव राय के समकालीन है ना। बहुत बार कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आते हैं। तो तुलु वंश के कृष्ण देव राय जो हैं विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस राजा रहे हैं, और इन्हीं के समय में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज जो है भारत किसके समय में आए? साउथ विजयनगर साम्राज्य में। तो किसके समय में आए? जो कृष्ण देव राय थे
इन्हीं के समय में आई। कृष्णदेव राय ने एक बुक लिखी है अमुक्त माल्यदा, याद रखिएगा, एक बुक लिखी है इन्होंने। और एग्जाम में ना बहुत बार चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं, खासकर बुक वगैरह, तो आपको पता होगा तो आपको ना 1 नंबर बन जाना है। तो क्या नाम है भाई बुक का? अमुक्त माल्यदा, ठीक है। अमुक्त माल्यदा बुक किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने लिखी है। इसके बाद में कृष्णदेव राय ने रायचूर, दोआब और शिव समुद्रम दोनों पर कब्जा किया था। और 1523 में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा और बंगाल पर भी कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा। तो उड़ीसा और बंगाल पर कब्जा करने वाले विजयनगर साम्राज्य के कौन से राजा हुए? कृष्ण देव राय। और रायचूर दोआब जो है ना काफी फेमस है, इसको लेके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में जो आपके ट्रेवलर आए हैं, तो ट्रेवलर से लेके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भाई, तो ट्रेवलर का देख लेते हैं यहाँ पर। तो ट्रेवलर में अल बरूनी आए, किसके समय में आए अल बरूनी? अल बरूनी आए आपके महमूद गजनी के समय में। इन्होंने एक बुक लिखी है किताब उल हिंद, तो किताब उल हिंद के राइटर अल बरूनी। फिर इब्न बतूता है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? रेहला। कौन सी लिखी है? रेहला। ह्वेनसांग आए हर्षवर्धन के समय में। फाहियान आए चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। अब्दुल रजाक आए देवराय सेकंड के समय में। अब्दुल फजल आए अकबर के समय में। इन्होंने बुक लिखी है अकबरनामा और आईने अकबरी। और अमीर खुसरो आए अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इन्होंने तोताए हिंद नामक एक बुक लिखी है, ठीक है भाई। इसके अलावा बहमनी साम्राज्य जो है साउथ इंडिया का ही है, जो मिडिवल टाइम से रिलेटेड है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के आसपास ही शुरू होती है, ठीक है, उसके कुछ सालों के बाद ही। 1347 से 1527 तक ये चलता है। इसके अंदर 5 किंगडम होते हैं। 5 किंगडम आपको याद रखने हैं, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। इसके अलावा पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य जो होता है ना, ये एक तरीके से फारसी साम्राज्य था तो भारत के अंदर ही, पर इसको स्थापित करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन बेहमन शाह, जो कि एक फारसी थे। तो इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी थी, याद रखिएगा एकदम, ठीक है भाई। और इनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। चलिए अब देख लेते हैं पॉलिटी में क्या क्या आया आपका। तो पॉलिटी में देखिए भाई, अनुच्छेदों से बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं, फेमस क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से। तो आर्टिकल्स में देख लेते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, तो कुछ फेमस आर्टिकल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उन आर्टिकल्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? समानता, कानून की नज़र में समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 जाति, रंग, लिंग के आधार पर स्वतंत्रता। 16 सार्वजनिक रोजगार में स्वतंत्रता। 17 अस्पृश्यता समाप्ति। 18 उपाधियों का अंत। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 अपराध के लिए 2 सिद्धि, और इसको बोलने की स्वतंत्रता भी बोल देते हैं, राइट टू स्पीच, यानी वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता। 21 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 22 गिरफ्तारी से मुक्ति। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम, 14 साल तक के बच्चों को आप नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 25 किसी भी मत का प्रचार करने की स्वतंत्रता, मत धर्म, सॉरी ये मत नहीं है, ये क्या है? धर्म, किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 धार्मिक संस्थानों में पूजा और धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। देखिए जो अनुच्छेद 23 है ना, और जो अनुच्छेद 25 है, ठीक है, तो 25 भी आपका धार्मिक धर्म से रिलेटेड है, और आपका जो 23 है ये आपका, ये 23 नहीं है, ठीक है, ये क्या है आपका? 26 है। तो ये आप देख लीजिए, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्या है आपका? 26 है। इसके बाद में अनुच्छेद 28 धार्मिक संस्थानों में पूजा करना, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के समूह और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 30 माइनॉरिटी के जो उनके राइट होते हैं, अपने जो कल्चरल एजुकेशन पॉइंट होते हैं उसको स्टैब्लिश करने का अधिकार। इसके बाद 32 क्या बोलता है? रिट के बारे में बात करता है, संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को शपथ दिलाना। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 100 के अंदर क्या बताया है, संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करी गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 123 आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर देना। अनुच्छेद 124 में क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय आता है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है अभिलेख न्यायालय, ये लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अनुच्छेद 156 ये राज्यपाल से रिलेटेड है। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। 163 मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी। अनुच्छेद 164 राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 165 राज्यपाल महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का विघटन किया जाना, विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। अनुच्छेद 279A जीएसटी से रिलेटेड है। 280 विधायक से रिलेटेड है। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार है। 312 यूपीएससी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 323 आपकी संघ की आधिकारिक भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुच्छेद 351 हिंदी राजभाषा से रिलेटेड है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 356 365 राष्ट्रपति शासन। और इसके बाद में आपका आते हैं 360 आता है और 368 आता है। 2 आर्टिकल आते हैं आपके। 360 में आता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल और 368 में आता है संविधान संशोधन। आप संविधान संशोधन देख लेते हैं। पहला संविधान संशोधन लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। कब हुआ, 1951 में। दूसरा 1956 जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है, 7वां अमेंडमेंट 1956 में होता है। इससे देश के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 10वां अमेंडमेंट 1961 में होता है, जिसमें दादरा नगर हवेली को भारत का हिस्सा बना लिया जाता है। 12वां अमेंडमेंट 1962 में होता है, जिसमें दमनदीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, नागालैंड को भी। और 21वां अमेंडमेंट 1967 में होता है, जिसमें सिंधी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद में 22वां अमेंडमेंट 1969 में होता है। इसमें होता क्या है, असम राज्य के भीतर मेघालय राज्य की स्थापना करना। 26वां अमेंडमेंट 1971 में होता है, इसमें प्रीवी पर्स को विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया गया। 36वां अमेंडमेंट 1975 में होता है, इसमें जो सिक्किम है इसको भारतीय संघ में इसको शामिल कर लिया जाता है, इसको कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया जाता है। 42 के अंदर 1976 में होता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसमें 4 जो आपको पॉइंट देख रहे हैं इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके अलावा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी सबको प्रियम्बल का हिस्सा बनाया जाता है। और इसके बाद में जो नागरिक थे उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनाई जाती हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही ऐड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। इसमें कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की परमिशन दी जाएगी। इसके बाद में आर्टिकल 31 जो होता है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको खत्म कर दिया गया और इसको अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंदर रिप्लेस किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत में खत्म नहीं किए जा सकते हैं, ये अमेंडमेंट इसके अंदर कर दिया गया। और संविधान के अंदर जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया जाता था, इस शब्द को खत्म करते हुए सशस्त्र विद्रोह नामक नया शब्द ऐड किया गया। 52 अमेंडमेंट 1985 में होता है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, दल बदल विरोधी कानून। इसके थ्रू 10वीं अनुसूची संविधान के अंदर ऐड की गई। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 के अंदर। इसमें वोटिंग राइट की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 69 अमेंडमेंट 1991 में होता है, ये दिल्ली से रिलेटेड है, दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली बोला जाता है उस दिन से। 73 74 आप लोगों को पता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। 86 अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर ए सब क्लोज जोड़कर
6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना मैंडेटरी कर दिया गया था। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के अंदर नई भाषा जोड़ी गई थी इसी के अंदर, और एक नई ड्यूटी भी जोड़ दी गई थी, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी पहले 10 हुआ करती थी और अब 10 में एक जोड़ के कितनी कर दी, 11, तो टोटल हो गई अब 11। 91 अमेंडमेंट 2003 में होता है, इसमें कैप लगा दी जाती है, मंत्री परिषद की संख्या सेंटर में 15% होगी टोटल और स्टेट में 10% रहेगी। 92nd अमेंडमेंट जो होता है आपका 2003 के अंदर, इसमें आपकी 4 भाषाएं संविधान का हिस्सा बनाई जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके अलावा 97 अमेंडमेंट होता है 2011 के अंदर, इसमें सहकारी समितियों को संविधान का हिस्सा बनाया जाता है और संविधान में एक नया पार्ट ऐड किया जाता है 9B। 100 अमेंडमेंट जो है आपका बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ जमीन को लेकर लेना देना हुआ था, उससे रिलेटेड है। 101 अमेंडमेंट जो है ये आपका जीएसटी से है, 102 ओबीसी कमीशन से है, 103 ईडब्ल्यूएस से है, 104 आपका एससी और एसटी सीट को आने वाले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उससे रिलेटेड है। ठीक है भाई। इसके बाद में 104 के अंदर ही जो एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट था इसको खत्म कर दिया गया कि अब से एंग्लो इंडियन नहीं नॉमिनेट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। और 105 अमेंडमेंट 2021 के अंदर हुआ, इसमें जो ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को लेकर इस बारे में कहा गया है कि जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर में आएगी, उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये कुछ अमेंडमेंट थे आपके, तो पॉलिटी आपका यहीं खत्म होता है। अगली वीडियो में हम ज्योग्राफी और जो आपके बचे हुए सेक्शन है, ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या खत्म करा है आपका, अभी हमने आपके 3 पॉइंट खत्म कर दिए हैं। आपकी एंशियंट हिस्ट्री खत्म करी हमने यहाँ पर, ठीक है भाई, आपकी एंशियंट हिस्ट्री खत्म करी है, आपकी मिडिवल खत्म कर दी है, आपकी पॉलिटी खत्म कर दी है। तो आपका अभी क्या रह गया है, एक तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री रह गया है, एक आपका गेम्स रह गए, ज्योग्राफी रह गई, इकोनॉमिक्स रह गए, मिसलेनियस और कल्चर। ये हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। तो इस वीडियो को आप इंजॉय कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।